डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मिसेस हिबतुर रऊफ, असिस्टेंट प्रोफेसर फिज़िक्स। आज हम पढ़ेंगे पेपर डी और हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वेव नेचर ऑफ मैटर। इस चैप्टर में हम सबसे पहले वेव नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए वेव फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वेव फंक्शन क्या होता है। वेव फंक्शन एक मैथमेटिकल एंटिटी है और ये किसी भी पार्टिकल की वेव करैक्टरिस्टिक्स को कंप्लीटली डिस्क्राइब करता है। क्वांटम मैकेनिक्स में ये एक वेरिएबल क्वांटिटी होती है जो कि मैथमेटिकली पार्टिकल्स की वेव नेचर को और उसकी वेव करैक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करता है। वेव फंक्शन को ग्रीक लेटर साई से डिनोट करते हैं। ये आपके सामने साई को लिखना कैसे है और साई को प्रोनाउंस कैसे करना है और उसके स्पेलिंग क्या है, ये आपके सामने है। वेव फंक्शन किसी भी पार्टिकल की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन को बताता है। इसको साई से डिनोट करेंगे और ये डिपेंड किस पे करेगा, एक्स वाई जेड एंड टी। एक्स वाई जेड एंड टी, एक्स वाई जेड पोजीशन और टी टाइम, यानी कोई भी पार्टिकल किसी भी पार्टिकल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन साई वेव फॉर्म में बताएगा। Wave function psi is generalized language used to describe atomic particles. The wave function psi x, y, z, t for a particle contains all the information that can be known about the particle. The wave function describes the distribution of the particle in space. यानी स्पेस में कहाँ किस पोजीशन पे है, किस टाइम पे किस पोजीशन पे होगा। It is related to the probability of finding the particle in certain region in space. स्पेस के किसी ख़ास हिस्से में या किसी ख़ास पोजीशन पे पार्टिकल की मौजूदगी के चांसेस को भी ये फाइंड करता है। यानी कितने चांसेस हैं, मैक्सिमम है, मिनिमम है, 50-50 हैं, ये वेव फंक्शन बताएगा। और वेव फंक्शन बताएगा कैसे, एक्स वाई जेड और टी के कोऑर्डिनेट्स हैं। द पार्टिकल इज़ मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन रीजन वेयर साइज लार्ज एंड सो ऑन। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये आपके पास किसी भी पार्टिकल की किसी भी जगह पे मौजूदगी के चांसेस को बताता है कि कितने % चांसेस हैं। मैक्सिमम अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी, लार्ज होगी, तो वो पार्टिकल की उस पोजीशन पे या लोकेशन पे मौजूदगी के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। क्लासिकल थ्योरी ने बेसिकली जो डिफरेंस है क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स में, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी उसको एक्सप्लेन करती है। क्लासिकल थ्योरी ने कहा था कि पार्टिकल के फ्यूचर स्टेट के बारे में प्रेडिक्ट किया जा सकता है, सर्टेन प्रेडिक्शन दी जा सकती है। यानी सर्टेनिटी के साथ, यकीन के साथ कहा जा सकता है कि ये पार्टिकल अब इधर है, इस पोजीशन पे है, नेक्स्ट ये किस पोजीशन पे होगा, यानी यकीन के साथ। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ये बात प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के थ्रू एक्सप्लेन की गई कि अगर इसके चांसेस होंगे किसी भी पोजीशन पे मौजूद होने के, लेकिन यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता। द स्क्वायर ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन साई, यानी साई की आपने मॉड लेना है और फिर उसका स्क्वायर लेना है, जिसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन, यानी साई मॉड
उसका स्क्वायर इज़ नॉन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ एक्सपेरिमेंटली फाइंडिंग द पार्टिकल। डिस्क्राइब्ड, और ये क्या बताएगा, बाय द वेव फंक्शन साई एट पॉइंट्स एक्स वाई जेड इन टाइम टी, और ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, साई स्क्वायर डी वी। यानी एक्सपेरिमेंटली अगर आप किसी पार्टिकल को डिस्क्राइब करते हैं कि उसकी फाइंडिंग्स देते हैं कि ये कहाँ मौजूद है वेव फंक्शन के थ्रू, और वो वेव फंक्शन किस पर डिपेंड करता है, एक्स वाई जेड और टी पे, और वो प्रोपोर्शनल किससे होगा, साई स्क्वायर डी वी के। अ लार्ज वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर मॉड साई स्क्वायर मीन्स स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉडी प्रेजेंस, और अगर स्मॉल होगी इसकी वैल्यू मिनिमम होगी या कम होगी तो वह उतने ही चांसेस उसके कम होंगे। अब हम वेव फंक्शन में और प्रोबेबिलिटी में रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। मैक्स बोर्न ने प्रपोज किया यानी आइडिया दिया कि वेव फंक्शन साई फॉर अ बीम ऑफ पार्टिकल्स कैन बी इंटरप्रिटेड इन द सेम मैनर या इन द सेम वे। कैसे, स्क्वायर इज़ डायरेक्ट मेजर ऑफ एवरेज डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स इन द बीम, यानी उसका जो स्क्वायर है वो वही हमारे पास जो उसका मॉड और स्क्वायर, साई का मॉड और स्क्वायर है, एक्चुअली वही हमारे पास एवरेज डेंसिटी होती है पार्टिकल की बीम में। इन द केस ऑफ हाइड्रोजन एटम वेयर देयर इज़ वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, आप जानते हैं हाइड्रोजन के एक ही एटम, उसके एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में। द स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन एट एनी पॉइंट इज प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। इंटेग्रल माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट, यानी मिनिमम आएंगे तो माइनस इन्फिनिट, मैक्सिमम जाएंगे तो प्लस इन्फिनिट। दोनों सूरतों में इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 के इक्वल, और ये क्या कहलाती है, टोटल प्रोबेबिलिटी। और यही रिलेशनशिप है किसके दरमियान, वेव फंक्शन और प्रोबेबिलिटी के दरमियान। नेक्स्ट हमारे पास है, अभी हमने जो पढ़ा ये इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर कोई पार्टिकल, जैसे हमने बताया कि वेव फंक्शन साई तो उसकी किसी भी पार्टिकल की वेव नेचर को एक्सप्लेन करता है, उसके फंक्शन को, मैथमेटिकल एक एंटिटी है जो उसकी वेव कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करता है। लेकिन लुईस डी ब्रोगली ने, एक्चुअली ये लुईस डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट था, इसने 1924 में एक प्रिडिक्शन दी, एक हाइपोथेसिस दिया, एक हाइपोथेसिस दिया कि कोई भी पार्टिकल जब मूव करता है, कोई भी पार्टिकल मूव करता है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। टू एवरी मूविंग पार्टिकल एसोसिएटेड विद अ वेव फॉर्म हैविंग द वेवलेंथ लैम्डा which is equal to h/p। अब ये हाइपोथेसिस था यानी अजम्पशन थी, इसको आगे कुछ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि जो ये किसी भी पार्टिकल की वेव नेचर को एक्सप्लेन कर रहा है या हाइपोथेसिस दे रहा है, क्या ये सही है। इसको टेस्ट किया आगे डेविसन और जर्मन ने। ये आपके सामने जो डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं एटम का मॉडल दिखाया हुआ है और इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। जब वो रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन बजाते खुद एक पार्टिकल है, लेकिन जब वो मूव करता है तो उसकी जो मूवमेंट है वो क्या शो कर रही है, वेव नेचर को। सो यही डी ब्रोगली ने कहा कि पार्टिकल जो है वो वेव नेचर को शो करता है, यानी कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है। Since light seems to have both wave and particle properties, it is natural to ask whether matter, यानी electrons or proton, might also have both wave and particle characteristics। हमने लाइट के बारे में तो कहा वो डुअल नेचर रखते हैं, लेकिन क्या मैटर जो है वो भी डुअल नेचर रखती है। मैटर से क्या मुराद है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। इन 1924 a French physics student Louis de Broglie suggested this idea in his doctoral defense।
उसने कहा कि कोई भी वेवलेंथ, जो इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है, उसको लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी या एफ इज इक्वल टू ई ओवर एच, दो फार्मूला से उसने एक्सप्लेन किया। ई टोटल एनर्जी है, पी मोमेंटम है, लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। हम यहाँ पे इसको डी ब्रॉगली लिखते हैं, लेकिन इसको प्रोनाउंस किया जाता है डी ब्रॉय वेवलेंथ या डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, दोनों फॉर्म, डी ब्रॉगली भी डी ब्रॉय भी। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर हर पार्टिकल मूव कर रहा है तो क्या हर पार्टिकल की मूवमेंट के साथ वेवलेंथ एसोसिएटेड है, या सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या जो माइक्रोस्कोपिक लेवल के पार्टिकल्स हैं, क्या उन्हीं के साथ ये वेव एसोसिएटेड है। जबकि डी ब्रॉय ने कहा था कि हर पार्टिकल, उसने इलेक्ट्रॉन का नाम नहीं लिया, उसने प्रोटॉन का नाम नहीं लिया, उसने किसी टेनिस बॉल का नाम नहीं लिया, उसने क्रिकेट बॉल का नाम नहीं लिया, उसने पार्टिकल का नाम लिया। पार्टिकल जब मूव करेगा तो उसके साथ एक वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी, वो वेव नेचर को शो करेगा। जब मूव करेगा उसके साथ वेव फॉर्म एसोसिएटेड होगी और उसकी वैल्यू उसने प्रिडिक्ट कर दी। अब हमारे पास एक एग्जांपल के थ्रू हम देख लेते हैं कि एक हम इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर लेते हैं, एक टेनिस बॉल को कंसीडर कर लेते हैं। अब ये दोनों पार्टिकल्स हैं। हम ये देखेंगे कि जो पार्टिकल्स है, कोई गाड़ी मूव कर रही है, कोई बॉल मूव कर रही है, कोई टेनिस बॉल मूव कर रही है, तो इसके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है वो हमें नज़र क्यों नहीं आती, या हम उसको क्यों नहीं ऑब्जर्व कर सकते, डिटेक्ट कर सकते। और इलेक्ट्रॉन जो कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है और टेनिस बॉल जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है डी ब्रॉय वेवलेंथ के अकॉर्डिंग या डी ब्रॉय हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग। इलेक्ट्रॉन का मैस होता है m इज इक्वल टू 9.1 10⁻³ किलोग्राम्स, और मोस्टली ये इसकी जो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी है वो 10⁻6 मीटर पर सेकेंड है। जबकि इसके मुकाबले में जो टेनिस बॉल है उसका मैस है 0.1 किलोग्राम, और वो किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, 20 मीटर पर सेकेंड। और लैम्डा किसके इक्वल है, h/mv, मैस और वेलोसिटी दी हुई है। h की वैल्यू है 6.6 10⁻34 जॉल्स। अब डी ब्रॉय की वेवलेंथ वाला जो फार्मूला है h/mv, इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करके हमने इलेक्ट्रॉन की भी वेवलेंथ कैलकुलेट कर ली और टेनिस बॉल की भी। दोनों के रिजल्ट्स आपके सामने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, ये लैम्डा E इज इक्वल टू 725 नैनोमीटर। अब आपने गौर करना है इसके डिजिट्स पे, 725 नैनोमीटर। जबकि टेनिस बॉल का रिजल्ट आ रहा है वेवलेंथ का 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻25 नैनोमीटर। अब ये -25 बहुत छोटी वेवलेंथ है। इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ जिसकी मैग्नीट्यूड डिटेक्टेबल है, जबकि टेनिस बॉल की वेवलेंथ डिटेक्टेबल नहीं है। ये डिफरेंस है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में और मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि टेनिस बॉल के साथ वेवलेंथ एसोसिएटेड नहीं है जब वो मूव करेगा, क्योंकि वो पार्टिकल है, उसके साथ वेवलेंथ एसोसिएटेड है। आपके सामने हमने उसकी एक वैल्यू निकाली, एस्टिमेटेड वैल्यू आपके सामने है। ये एस्टिमेटेड वैल्यू बता रही है कि ये इतनी इसकी वैल्यू कम है 10⁻⁻25 नैनोमीटर, और नैनो 10⁻⁻9 है। तो इसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, मौजूद होती लेकिन डिटेक्ट नहीं कर सकते, और इलेक्ट्रॉन की ईजिली डिटेक्ट कर सकते। इसीलिए डी ब्रॉय के एक्सपेरिमेंट को जब टेस्ट किया, यानी इसका प्रूफ दिया, और वो प्रूफ दिया डेविसन जर्मन ने और जीपी थॉमसन ने, जो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि कैसे ये इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करती है और इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर शो करती है। दोनों को कैलकुलेट करके इस हाइपोथेसिस को प्रूफ किया। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू।